इस कहानी की शुरुआत में हम एक एंडी डुफ्रेन नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक बैंकर है और फिलहाल वो इस समय एक कोर्ट में मौजूद है क्योंकि उस पर अपनी वाइफ के कत्ल का इल्जाम लगा है। अब सुनवाई के दौरान एंडी ने खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसकी हर एक दलील को मानने से इनकार कर दिया और उसे 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। मतलब अब एंडी को अपनी बची हुई जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी। अब एंडी को शॉशैंक नाम की एक जेल में भेज दिया गया जो एक बेहद ही खतरनाक जेल थी। अब दूसरी ओर हम इस जेल में एक रेड नाम के आदमी को देखते हैं जो फिलहाल अभी जेल के बोर्ड मेंबर्स को एक इंटरव्यू दे रहा है। इस इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स ये फैसला करेंगे कि उन्हें रेड को बेल देनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि रेड को इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आज तक वो एक भी बार इस इंटरव्यू को पास नहीं कर पाया था और बदकिस्मती से इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेड की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे बेल नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर जेल में एक ट्रक दाखिल हुआ जिसमें शॉशैंक के नए कैदियों को रखा गया था और इन कैदियों में एंडी भी शामिल था। अब इन नए कैदियों के आते ही पुराने कैदी इन पर सट्टा लगाने लगे कि इनमें से कौन सा कैदी सबसे पहले टूटेगा। यहाँ रेड का सट्टा एंडी पर लगा था क्योंकि वो उसे काफी शांत स्वभाव का दिख रहा था। हालांकि रेड ये शर्त हार गया क्योंकि रात होते होते एक दूसरा कैदी जोर जोर से रोने लगा। अब रोने की आवाज सुनकर कैप्टन हेडली उस कैदी के सेल में पहुंचा और उसे सेल से बाहर निकाला। हेडली इस जेल का चीफ गार्ड है जिसे कैदियों को सताने और उन्हें मारने पीटने में खूब मजा आता है। अब हेडली ने अगले कई घंटों तक इस कैदी को बुरी तरह मारा। अगली सुबह बाकी कैदियों को ये पता चला कि हेडली की पिटाई के चलते उस कैदी की जान चली गई। ये खबर जब एंडी को पता चली तो उसे काफी दुख हुआ और उसने उस कैदी का नाम जानने की कोशिश की, लेकिन किसी भी कैदी ने उसे कुछ नहीं बताया और अपने काम से काम रखने को कहा। अब एंडी को जेल में काफी दिन गुजर चुके थे और अब उसे यहाँ की आदत होने लगी थी। इस बीच एंडी को पता चलता है कि रेड नाम का कैदी जेल में अलग अलग चीजों की स्मगलिंग करता है, इसलिए वो रेड के पास गया और उससे एक हथौड़ा मांगा। अब एंडी की इस मांग को सुनकर रेड को लगा कि शायद एंडी उस हथौड़े को यूज करके इस जेल से भागने की सोच रहा है। हालांकि एंडी ने रेड से कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जिसके बाद रेड ने उसकी इस डिमांड को मान लिया। इसके साथ ही उसने एंडी को सावधान भी किया और जेल में मौजूद एक गैंग द सिस्टर से दूर रहने को कहा। इस गैंग के लीडर का नाम बॉक्स था जिसे जेल में आने वाले नए कैदियों को परेशान करने में काफी मजा आता है। अब एंडी यहाँ काफी खुश रहने लगा था क्योंकि रेड और उसके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों अक्सर साथ ही रहते और अपना ज्यादातर समय एक दूसरे से बातें करने में बिताते हैं। अब एक दिन जेल में एक जॉब वैकेंसी निकली जिसमें जेल की छत को ठीक करने का काम था। अब यहाँ रेड ने किसी तरह अपना दिमाग चलाया और अपने दोस्तों तथा एंडी को इस जॉब में भर्ती करवा दिया। अब एक दिन जब एंडी छत पर काम कर रहा था तब उसने कैप्टन हेडली को देखा जो काफी परेशान सा लग रहा था। उसकी बातें से पता चला कि इस बार हेडली को काफी ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। अब एंडी कैप्टन हेडली के पास गया और उसे टैक्स का अमाउंट कम करने के तरीके बताने लगा। चूंकि एंडी पेशे से एक बैंकर था, अब शुरू में तो हेडली को एंडी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन वो उसकी नॉलेज को देखकर दंग रह गया। यहाँ एंडी ने हेडली से कहा कि अगर आप मुझे ये काम करने दो तो मैं आपका टैक्स अमाउंट आधा कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे और मेरे बाकी दोस्तों को ठंडी बियर की पार्टी देनी होगी। अब हेडली उसकी ये शर्त मान गया और जैसे ही एंडी ने उसका काम पूरा किया तो उसने एंडी और उसके सभी दोस्तों को चिल्ड बियर पिलाई। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब तक एंडी जेल के माहौल में घुल मिल चुका था। उसने जेल के सभी कैदियों को अपना दोस्त बना लिया था, इसलिए अब उसकी जिंदगी काफी मजे में बीत रही थी। अब कुछ दिन बाद एंडी दोबारा से रेड के पास गया और उसके सामने एक अजीब सी डिमांड रखी। दरअसल एंडी रीटा नाम की एक एक्ट्रेस को काफी पसंद करता था, इसलिए उसने रेड से रीटा का एक पोस्टर मांगा। एंडी की बात सुनकर पहले तो रेड को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो एंडी की इस डिमांड को मान गया। अब अगले दिन जब एंडी अपना काम कर रहा था तो सिस्टर गैंग के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि एंडी उनसे डरा नहीं और बॉक्स तथा उसके साथियों को धमकी देने लगा। यहाँ बॉक्स एंडी की इस धमकी से थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने एंडी को खूब पीटा और इसी पिटाई के चलते एंडी को कई दिन जेल के हॉस्पिटल में बिताने पड़े। अब ये मारपीट करने के जुर्म में बॉक्स को पूरे 1 महीने के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और जब 1 महीने बाद वो अंधेरे कमरे से बाहर आया तो कैप्टन हेडली ने उसे इतना मारा कि वो पैरालाइज हो गया। वहीं दूसरी ओर जब एंडी ठीक होकर हॉस्पिटल से आया तो रेड ने उसे तोहफे में एक्ट्रेस रीटा हेम्सवर्थ का पोस्टर दिया। वहीं दूसरी ओर जेल के वार्डन को भी अब एंडी की काबिलियत का पता चला, इसलिए वो पूछ
पूछताछ करने के बहाने से एंडी के सेल में पहुंच गया। यहाँ वार्डन देखता है कि एंडी चुपचाप बैठकर बाइबल पढ़ रहा था तथा तलाशी लेने पर भी उसके कमरे से कोई इलीगल सामान नहीं मिला। ये देखकर वार्डन काफी खुश हुआ और एंडी से बाइबल पढ़ते रहने को कहा। अब समय ऐसे ही गुजरता गया। अब एंडी को ब्रुक्स नाम के कैदी के साथ मिलकर जेल की लाइब्रेरी को संभालने का काम दिया गया और इसके अलावा उसे जेल के सभी ऑफिसर्स को फाइनेंशियल एडवाइस देनी होगी तथा टैक्स बचाने में उनकी मदद करनी होगी। अब एक दिन अचानक एंडी के दिमाग में ये ख्याल आया कि हमें जेल की लाइब्रेरी को और बड़ा बनाना चाहिए। उसने इस बारे में वार्डन से बात की। इस पर वार्डन ने एंडी से कहा कि अगर तुम्हें लाइब्रेरी को बड़ा बनाना है तो तुम सरकार को चिट्ठी लिखो और पैसों की मांग करो। अब एंडी भी वार्डन की बात मान गया। उसने अगले कई हफ्तों तक सरकार को चिट्ठियां लिखी। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और धीरे धीरे एंडी आसपास की जेलों में भी काफी मशहूर हो चुका था। इसलिए अब दूसरे जेल के ऑफिसर्स भी फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए एंडी के पास आने लगे थे। इसके साथ ही एंडी वार्डन का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और वार्डन के रिटायरमेंट को प्लान करने में उसकी हेल्प करने लगा। अब एक दिन अचानक ब्रुक्स ने एक कैदी को बंदी बना लिया। ये देखकर पूरे जेल में खलबली मच गई क्योंकि ब्रुक्स एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था और आज तक उसने जेल का एक भी रूल नहीं तोड़ा था। दरअसल ब्रुक्स की सजा अब पूरी हो चुकी थी और वो पूरे 50 साल बाद जेल से बाहर निकलने वाला था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो इस जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि इन 50 सालों में उसे जेल की आदत हो चुकी थी और दूसरा बाहर की दुनिया भी काफी बदल चुकी थी और बस इसीलिए ही उसने अपने एक साथी को मारने की कोशिश की ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी भी इसी जेल में गुजार सके। हालांकि वो ऐसा करने में असफल रहा क्योंकि एंडी ने सही समय पर वहां पहुंचकर उसे रोक लिया और उसे समझाया कि इस जेल के बाहर भी एक दुनिया है जो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब कुछ दिनों बाद ब्रुक्स जेल से रिहा हो गया और बाहर की नई दुनिया को देखकर काफी हैरान हुआ। हालांकि अब वो आजाद था पर फिर भी वो उन 50 सालों को भूल नहीं पा रहा था जो उसने जेल में बिताए थे क्योंकि जेल के बाहर उसका ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई फैमिली। वो पूरी तरह से अकेला था। इसलिए ब्रुक्स अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक सुपरमार्केट में नौकरी करने लगा। लेकिन फिर भी उसका अकेलापन बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ और आखिर में उसने इस अकेलेपन से तंग आकर अपने होटल रूम में खुद को फांसी पर लटका लिया और जाने से पहले दीवार पर लिखता गया, ब्रुक्स वाज हियर। वही दूसरी ओर एंडी को अब जेल में पूरे 6 साल बीत चुके थे और एंडी की इन 6 सालों की मेहनत के बाद सरकार ने जेल को कुछ पैसे भेजे ताकि वो अपनी लाइब्रेरी को बड़ा कर सके। इसके साथ ही सरकार ने उस लाइब्रेरी के लिए बहुत सी पुरानी किताबें और कुछ गानों की सीडीज भेजी और इन्हीं सीडीज में एंडी को एक बहुत ही मशहूर गाने की सीडी मिली। एंडी इस गाने को अपने सभी दोस्तों को भी सुनाना चाहता था, इसलिए वो वार्डन के ऑफिस में गया और खुद को उस ऑफिस में बंद करके उस गाने को लाउड स्पीकर पर चला दिया। इस गाने को सुनते ही जेल के सभी कैदियों के रोंगटे खड़े हो गए और जेल में मौजूद बड़े से बड़ा खतरनाक कैदी भी इस गाने की खूबसूरती में खो गया। लेकिन वार्डन को एंडी की इस हरकत पर काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने एंडी को कई हफ्तों के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वही दूसरी ओर अब हमें रेड को दिखाया जाता है जिसे जेल में सजा काटते हुए अब पूरे 30 साल बीत चुके थे और वो एक बार फिर से बोर्ड मेंबर्स को इंटरव्यू देने गया इस उम्मीद के साथ कि इस बार तो उसे बेल मिल ही जाएगी। लेकिन अफसोस हर बार की तरह इस बार भी रेड को बेल देने से इनकार कर दिया गया। वही दूसरी ओर सरकार ने एंडी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए लाइब्रेरी के बजट को और भी बढ़ा दिया और एंडी भी इन पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा था और अब तो एंडी ने बाकी कैदियों को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था ताकि वो जेल से रिहा होने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी बिता सके। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और वार्डन ने एंडी की नॉलेज को यूज करके काफी मोटा पैसा कमाया और साथ ही वो जेल के बाकी कैदियों से लेबर का काम करवाने लगा जिससे उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। अब वार्डन के इलीगल पैसों को छुपाने के लिए एंडी ने अलग अलग बैंक्स में कई अकाउंट खोले और ये सारे अकाउंट्स किसी रेंडेल नाम के व्यक्ति के नाम पर थे जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बस डॉक्यूमेंट पर मौजूद सिर्फ एक नाम था। दरअसल एंडी ने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर पुलिस को इस घोटाले का पता चले तो उनका ध्यान किसी रेंडेल नाम के आदमी पर जाए, ना कि जेल के वार्डन पर। अब देखते ही देखते साल 1965 आ गया और इसी जेल में टोनी नाम के एक नए कैदी को 2 साल की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। टोनी देखने में एक लंबा चौड़ा और हंसमुख इंसान था और इसलिए जेल में आते ही उसने एंडी और बाकी कैदियों से भी दोस्ती कर ली। अब एक दिन टोनी एंडी के पास गया और उससे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए मदद मांगी। यहाँ एंडी भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया और अगले कई महीनों तक टोनी को ट्यूशन पढ़ाता रहा और टोनी ने भी कड़ी मेहनत की और आखिरकार टोनी एग्जाम
एग्जाम में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इस एग्जाम के दौरान वो किसी बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेट हो गया और इसलिए अपनी आंसर शीट को डस्टबिन में फेंककर गुस्से में वहाँ से चला गया। लेकिन फिर भी एंडी ने समझदारी दिखाते हुए उस आंसर शीट को डस्टबिन से बाहर निकाला और एग्जाम बोर्ड को सबमिट कर दिया। अब अगले दिन जब एंडी और टोनी आपस में बातें कर रहे थे, तब टोनी ने बातों बातों में एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर एंडी की रूह तक कांप गई, क्योंकि टोनी ने उसे बताया कि इससे पहले वो जिस जेल में बंद था वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी जिसने एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था, और उसने इस मर्डर का पूरा इल्जाम एक निर्दोष आदमी पर लगा दिया था जो कि एक बैंकर था। अब टोनी की ये बात सुनकर एंडी को एक झटका सा लगा, क्योंकि वो निर्दोष बैंकर कोई और नहीं बल्कि खुद एंडी था। अब इस बात का पता लगते ही एंडी तुरंत वार्डन के पास पहुंचा और उससे अपने केस की फाइल को दोबारा खोलने को कहा ताकि वो टोनी को गवाह बनाकर खुद को बेगुनाह साबित कर सके। हालांकि वार्डन ने उसका केस दोबारा खोलने के लिए साफ इनकार कर दिया और गुस्से में आकर एंडी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि वार्डन को ये डर था कि अगर एंडी जेल से रिहा हो गया तो उसके इलीगल पैसों को कौन संभालेगा। अब कुछ दिन बाद टोनी को एंडी की हाई स्कूल की डिग्री मिली जिसमें वो काफी अच्छे नंबरों से पास हुआ था। अब एक दिन अचानक वार्डन ने टोनी को जेल से बाहर बुलवाया। जैसे ही टोनी जेल के बाहर पहुंचा तो वहाँ के गार्ड हेडली ने टोनी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और एंडी की बेगुनाही का आखिरी सबूत भी मिटा दिया। अब अगले दिन वार्डन ने एंडी को बताया कि टोनी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हेडली ने उसे गोली मार दी और वो मारा गया है। एंडी को ये बात सुनकर काफी दुख हुआ। हालांकि एंडी को वार्डन की बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए गुस्से में आकर उसने वार्डन की किसी भी तरह की मदद करने से भी मना कर दिया। इस पर वार्डन ने एंडी को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जेल की लाइब्रेरी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अब इस अंधेरे कमरे से बाहर आकर एंडी काफी और उदास रहने लगा। ये देखकर रेड को उसकी फिक्र होने लगी। एक दिन एंडी और रेड आपस में बातें कर रहे थे, तब एंडी ने रेड से बताया कि शादी के बाद वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और इसका असर उसकी मैरिड लाइफ पर पड़ने लगा था, और इसलिए कहीं ना कहीं वो खुद को भी अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार मानता है। यहाँ एंडी ने रेड से कहा कि अब मेरी जिंदगी का मकसद इस जेल से निकलकर मेक्सिको के एक शहर तक पहुँचना है जहाँ मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकूं। अब एंडी ने रेड को एक खास जगह के बारे में बताया जहाँ उसने कुछ छुपा रखा था और वो चाहता था कि रेड जेल से बाहर निकलने के बाद उस जगह पहुंचकर उस छुपी हुई चीज को निकाल ले। अब ऐसे ही टाइम आगे बढ़ता गया और एंडी ने दोबारा से वार्डन के पैसों को संभालना शुरू कर दिया। हालांकि रेड एंडी की इस बात से खुश नहीं था और उसे एंडी की बहुत फिक्र रहने लगी थी। उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि एंडी ने बाकी कैदियों से एक 6 फीट लंबी रस्सी की मांगी है। अब अगली सुबह जब गार्ड्स ने सभी कैदियों का अटेंडेंस लिया तो उन्हें एंडी दिखाई नहीं दिया। अब थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि एंडी इस जेल से भाग चुका है। दरअसल शुरू में एंडी ने रेड से जो हथौड़ा लिया था, उसी हथौड़े से उसने जेल की दीवार में एक सुरंग बना ली थी और खुदाई के दौरान बाहर निकलने वाली मिट्टी को एंडी अपनी जेब में भरकर जेल के ग्राउंड में गिरा देता था। और उसने रेड से रीटा हेम्सवर्थ का पोस्टर भी सुरंग को छुपाने के लिए लिया था। अब इन बातों से पता चलता कि एंडी पहले दिन से ही इस जेल से भागने का प्लान बना चुका था। अभी एंडी ने भागने से पहले वार्डन के ढेर सारे डॉक्यूमेंट और कपड़ों को एक प्लास्टिक बैग में भरकर रख लिया था और मौका मिलते ही जेल से फरार हो गया। इधर वार्डन एंडी को तलाशने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एंडी उन सभी बैंक्स में गया जहां उसने वार्डन के फर्जी अकाउंट खोले थे। यहाँ पूछताछ के दौरान एंडी ने खुद को रेंडल बताया और वार्डन के सारे अकाउंट साफ कर दिए तथा उसने देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर चैनल को वार्डन के खिलाफ सारे सबूत भेज दिए। अब जैसे ही पेपर में ये न्यूज छपी, पूरे देश में खलबली मच गई और देखते ही देखते ये जेल पुलिस से भर गई। यहाँ पुलिस ने हेडली को टोनी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और जेल में मौजूद बाकी आरोपी ऑफिसर्स को भी पकड़ लिया गया। अब जैसे ही पुलिस वार्डन के पास पहुंची तो उन्होंने देखा वार्डन को मरा हुआ पड़ा था। दरअसल वार्डन ने खुद को ही गोली मार ली थी क्योंकि वो अपने किए पर काफी शर्मिंदा था और अपनी बाकी जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहता था। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए, तभी एक दिन रेड को एक पोस्ट कार्ड मिला जो खुद एंडी ने भेजा था। इस पोस्ट कार्ड को देखते ही रेड समझ गया कि एंडी सही सलामत मैक्सिको पहुंच चुका है। वही अब रेड को भी इस जेल में पूरे 50 साल बीत गए। अब बोर्ड मेंबर्स ने उसे दोबारा से एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। हालांकि इस बार रेड ने बोर्ड मेंबर्स को खुश करने
की बजाय अपने गुनाहों पर पछतावा जाहिर किया। अब रेड के इस पछतावे को देखकर बोर्ड मेंबर्स काफी खुश हो गए और इस बार उन्होंने रेड को बेल दे दी। अब रेड जैसे ही जेल से बाहर आया तो वो सबसे पहले उसी होटल में गया जहाँ पर ब्रुक्स का कमरा था और उसने भी वही नौकरी की जो कि ब्रुक्स ने की थी। इसके बाद वो उस लोकेशन पर गया जो एंडी ने उसे बताई थी। अब रेड जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसे वहाँ पैसों से भरा हुआ एक बॉक्स मिला और उस बॉक्स के अंदर एंडी का एक लेटर था। इस लेटर में एंडी ने बताया था कि वो अभी मेक्सिको में किस जगह पर है। अब मेक्सिको जाने से पहले रेड उस होटल में गया और ब्रुक्स के साथ साथ अपना भी नाम लिख दिया। अब यहाँ सीन कट होता है और हम रेड को एक बीच पर देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात एंडी से होती है। यहाँ रेड और एंडी एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी का लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।